अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि चाहे आप अमीर हो, गरीब हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, बेरोजगार हो, जॉब कर रहे हो या कोई बिजनेस कर रहे हो, मतलब आप चाहे जो कुछ भी कर रहे हो, आपको लास्ट तक इस वीडियो को देखना ही चाहिए। क्योंकि इस वीडियो में मॉर्गन हाउसल की बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी से मैंने 3 इंपॉर्टेंट लेसन्स बताए हैं और लास्ट का जो लेसन है वो पूरी तरह से आपके दिमाग को खुलकर रख देगा। चाहे बात पैसों को लेकर हो, आपकी लाइफ को लेकर हो या खुशियों को लेकर हो। वैसे इस बुक के ऊपर मैंने 2 वीडियोज ऑलरेडी बनाया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पर दिया है, तो आप उन वीडियोज को भी जरूर देखना। तो चलिए पहले लेसन से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 1, सेविंग्स। 1970 में ऐसा लग रहा था कि विश्व का सारा तेल खत्म होने वाला है, क्योंकि विश्व भर में तेल का खपत बहुत ही ज्यादा था। वर्ल्ड इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो कर रही थी और जितना भी तेल खुदाई से निकलता था वह बहुत ही कम पड़ रहा था। बट अभी भी तेल खत्म नहीं हुआ, हम तेल का यूज कर रहे हैं। देखो, ऐसा इसलिए नहीं है कि हमने अधिक तेल खोज लिया या बेहतर ढंग से खुदाई करना सीख लिया। इसका जो मेन कारण था वो ये था कि हमने ऐसी कारें बनाई, ऐसी बाइक्स, ऐसे मशीन, ऐसी फैक्ट्रीज बनाई जो पहले के कंपैरिजन में बहुत ही कम तेल में बहुत ही ज्यादा काम करने लगी। वैसे मैं आपको एक एग्जांपल से इसको समझाता हूँ। देखो, मान लो पहले एक बाइक 1 लीटर तेल में 10 किलोमीटर जाती थी, पर अभी वह 1 लीटर तेल में 20 किलोमीटर जाने लगी। यानी 1 लीटर तेल का खपत कम हुआ, सेम उतनी ही दूरी जाने में। और सेम ऐसे ही हर मशीन को बनाया गया, जिससे तेल का खपत बहुत ही कम हो गया। ऑथर कहते हैं तेल भंडार तेल को बढ़ाकर विकसित नहीं किया गया, बल्कि तेल की खपत को घटाकर विकसित किया गया है, यानी तेल को बचाकर। देखो, यहाँ पर आप जो सबसे इम्पोर्टेंट बात सीख सकते हो वो ये है कि अधिक तेल खोजना हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट तेल का बचत करना ये पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है। अगर आप 220 सीसी की एक हैवी बाइक लोगे तो वो 1 लीटर पेट्रोल में शायद 25, 30, 35 किलोमीटर ही जाएगी, जबकि अगर आप एक नॉर्मल सी 100 सीसी की बाइक लोगे तो शायद वो 1 लीटर पेट्रोल में 70, 80, 90 किलोमीटर तक जाएगी। यानी तेल का बचत करना 100% आपके हाथों में है। यानी जो तेल लग रहा था कि 1970 में खत्म हो जाएगा, उसका बचत किया गया और अभी भी हम उसका यूज कर रहे हैं। और सेम यही चीज हमारे पैसों पर भी लागू होता है। देखो, अगर आप अपने पैसों को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। जिस कंपनी में आपने पैसे लगाए हैं वो ग्रो करेगी या डूब जाएगी, यानी कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं होता है। पर पैसों को सेव करना 100% आपके कंट्रोल में होता है और इन फ्यूचर हमेशा रहेगा भी। ऑथर कहते हैं कि इस दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो पैसे सेव करते हैं, दूसरे वो जिन्हें लगता है कि वो पैसे सेव नहीं कर सकते, एंड तीसरे वो जिन्हें लगता है कि उन्हें पैसे सेव करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप पैसे सेव करते हो तो बहुत बढ़िया, मैं आपके लिए ताली बजा देता हूँ। पर अगर आप दूसरे या तीसरे टाइप के लोगों में से हो तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैं आपको इसमें 3 ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा जिसे आपको जाननी ही चाहिए। नंबर 1, मान लो मेरी और आपकी टोटल नेटवर्थ बराबर है और मान लीजिए कि आप मुझसे बेहतर इन्वेस्टर हो और आपको अपने पैसों पर 12% का रिटर्न हर साल मिलता है, जबकि मुझे केवल 8% का रिटर्न मिलता है। पर मैं ज़्यादा खर्चे नहीं करता और जैसे जैसे मेरी सैलरी बढ़ती है मेरे सेविंग्स भी बढ़ते हैं और मैं उसे इन्वेस्ट कर देता हूँ, जबकि आप ज़्यादा खर्चे करते हो और जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है वैसे वैसे आपके खर्चे भी बढ़ते हैं और आप बहुत ही कम पैसे सेव करते हो और उसे इन्वेस्ट कर देते हो। तो क्या आपको पता है, आपसे कम रिटर्न्स पाने के बावजूद मैं आपसे ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। तो इसलिए आप कम से कम खर्चे करो और ज्यादा से ज्यादा सेविंग्स करो और उसे इन्वेस्ट करो। नंबर 2, देखो, हर एक इंसान की कुछ बेसिक जरूरतें होती हैं, जैसे कि खाना, पानी, दवा, कपड़े एटसेट्रा। तो इनमें तो पैसे खर्च होंगे ही। फिर जब पूरी हो जाती हैं और हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे आने लगते हैं तो हमारी बेसिक जरूरतें एक लेवल ऊपर चली जाती हैं, जैसे कि कार, बाइक, फ्रिज, कूलर, AC एटसेट्रा। यहाँ तक तो सही है, पर जब ये भी पूरी हो जाती हैं और हमारे पास और ज़्यादा पैसे आने लगते हैं तो फिर हम शो ऑफ करने लगते हैं, लोगों के साथ कंपैरिजन करने लगते हैं और फिर महंगी महंगी चीज़ें खरीदने लगते हैं, क्योंकि हमें लोगों को दिखाना होता है कि देखो भाई, मैं बहुत अमीर हूँ, मैं बहुत पैसे वाला हूँ। तो इसलिए आप शो ऑफ के चक्कर में, कंपैरिजन के चक्कर में फालतू के खर्चे मत करो, क्योंकि अगर आपको फ्यूचर में अमीर बनना है तो आपको फालतू के खर्चों पे कंट्रोल करना ही पड़ेगा। तो इसलिए कंट्रोल करो और अपने पैसों को सेव करो और उसे इन्वेस्ट करो। एंड लास्ट, नंबर 3, देखो, अगर आप अपने पैसों को सेव करोगे और उसे इन्वेस्ट करोगे तो शायद हो सकता है कि आप बहुत अमीर ना बनो, पर कम से कम एक टाइम के बाद आपके पास बहुत सारे पैसे होंगे जो आपके टाइम पर आपको कंट्रोल देगा, आपको पावर देगा, आपको कॉन्फिडेंस देगा, जिससे आप अपने हिसाब से अपनी लाइफ को जी सकोगे। तो इसलिए आप थोड़ा थोड़ा ही सही पर सेविंग्स करना स्टार्ट कर दो। लेसन नंबर 2, केस स्टडी एंड कंपाउंडिंग। हम इस वीडियो में 3 लोगों की केस स्टडी देखेंगे जिन्होंने हर महीने $1 बचाए हैं और उसे साल 1900 से लेकर साल 2019 तक, यानी 119 सालों तक अमेरिकन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया है। वैसे अब यहाँ पर आपको ज्यादा दिमाग में मत चलाना कि कैसे कोई 119 सालों तक जी सकता है। मान लेते हैं, ठीक है,
पहले का नाम है मिस्टर ए। मिस्टर ए हर महीने $1 शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। चाहे मार्केट ऊपर जाए, नीचे जाए, फाइनेंशियल क्राइसिस आए, मतलब कुछ भी हो, वो हर महीने $1 शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते ही करते हैं। दूसरे हैं मिस्टर बी। मिस्टर बी भी हर महीने $1 शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। और जब फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, जब मंदी आती है, जब शेयर्स के दाम नीचे गिर रहे होते हैं, तब वो अपने सारे शेयर्स को बेच देते हैं और सारे पैसों को अपने पास रख लेते हैं। और जो हर महीने $1 इन्वेस्ट कर रहे थे, उसे भी बचाकर अपने पास रखने लगते हैं। और जब मार्केट ऊपर जाता है तो वो उन सारे पैसों को शेयर मार्केट में वापस से लगा लेते हैं। तीसरे हैं मिस्टर सी। मिस्टर सी भी हर महीने $1 शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। पर जब मंदी आती है, यानी जब शेयर्स के दाम नीचे जा रहे होते हैं, तो सोचते हैं कि शायद शेयर्स के दाम ऊपर जाएं, इसलिए वो इन्वेस्ट करते रहते हैं। लेकिन 6 महीने हो जाते हैं, फिर भी मंदी खत्म नहीं होती, शेयर्स के दाम ऊपर नहीं जाते हैं, इसलिए वो अपने सारे शेयर्स को बेच देते हैं और पैसों को अपने पास सेव कर लेते हैं। और जो $1 हर महीने सेव करके इन्वेस्ट करते थे, उसे भी अपने पास सेव करने लगते हैं। और जब मार्केट ऊपर जाने लगता है तो सोचते हैं कि शायद मार्केट नीचे जाए, इसलिए वो अपने पैसों को इन्वेस्ट नहीं करते। और ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं। और जब वो देखते हैं कि कंटिन्यू मार्केट ऊपर जा रहा है, तो वो 6 महीने बाद अपने सारे पैसों को वापस से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं। अब आप यहाँ पर एक चीज नोटिस करो कि इन तीनों ने हर महीने $1 बचाए हैं और इन्होंने जितना भी पैसा बचाया उतना सारा 119 सालों तक शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया है। चाहे उन्होंने हर महीने किया हो या कुछ महीने पहले या बाद में किया हो, पर उन्होंने अपना सारा पैसा जो भी उन्होंने बचाया था उसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया ही किया है। तो अब आप जरा सोचो कि 2019 के एंड तक इन तीनों के पास कितने पैसे होंगे। मिस्टर ए के पास $4,35,51, मिस्टर बी के पास $2,57,386 एंड मिस्टर सी के पास $2,34,476। यानी मिस्टर ए, जिसने हर महीने अपने पैसों को इन्वेस्ट किया है, चाहे मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, उसका उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने मिस्टर बी एंड मिस्टर सी इन दोनों से बहुत ही ज्यादा पैसे कमाए। उसने मिस्टर बी से $1,78,165 ज्यादा कमाए, जबकि मिस्टर सी से $2,01,075 ज्यादा कमाए। पर आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि जब तीनों ने 119 सालों तक अपने पैसों को इन्वेस्ट किया है और तीनों ने ही $1 हर महीने बचाए हैं, यानी उन्होंने जितने पैसों को बचाया है केवल उतने ही पैसों को उन्होंने इन्वेस्ट किया है, तो आखिर तीनों के पास 2019 के एंड में अलग अलग अमाउंट क्यों है? तो इसका आंसर है कंपाउंडिंग की वजह से। अगर आपको कंपाउंडिंग के बारे में नहीं पता है कि कंपाउंडिंग होता क्या है, कैसे काम करता है, तो मैंने वॉरेन बफेट एंड जिम साइमन की केस स्टडी में इस चीज को बहुत ही अच्छे से समझाया है। तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पर दे दिया है, तो आप उस वीडियो को भी देखो, क्योंकि आपको वहां से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। ऑथर बताते हैं कि 1900 से लेकर 2019 के बीच पूरे 1428 महीने थे और इस टाइम में 300 से ज्यादा बार मंदी आया। ऑथर कहते हैं कि मिस्टर बी एंड मिस्टर सी को केवल इस टाइम में थोड़ा पेशेंस बनाए रखने की जरूरत थी। अगर वो मंदी के दौरान डर की वजह से अपने शेयर्स को नहीं बेचते, तो 2019 के एंड में उनके पास भी मिस्टर ए जितने पैसे होते, पर वो लोग बार बार अपने शेयर्स को बेचते रहे और इसी कारण उनको कंपाउंडिंग का फायदा नहीं मिल पाया। ऑथर मॉर्गन हाउजल 170 सालों के यूएस इकोनॉमी के परफॉर्मेंस के बारे में बताते हैं कि यूएस ने 9 बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी, जिसमें 1.3 बिलियन अमेरिकन मारे गए। जितनी भी कंपनियां खुली उसमें से 99.9% कंपनियां बंद हो गईं। 4 यूएस प्रेसिडेंट का मर्डर कर दिया गया। केवल एक ही साल में 6,75,000 अमेरिकन फ्लू के कारण मारे गए। 30 अलग अलग प्राकृतिक आपदाएं आई जिसमें बहुत सारे अमेरिकन मारे गए। 33 मंदियां आई जो 48 सालों तक चली। स्टॉक मार्केट 102 बार 10% से अधिक नीचे गिर गया। 12 बार स्टॉक के प्राइजेस 1/3 से भी ज्यादा कम हो गए। 20 बार इन्फ्लेशन 7% के पार चला गया। पर फिर भी अमेरिकन इकोनॉमी ने बहुत ही ज्यादा ग्रो करा है, जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हो। यानी चाहे किसी देश की इकोनॉमी हो या स्टॉक मार्केट, हर जगह अप्स एंड डाउन्स आते जाते रहेंगे, पर ओवरऑल लॉन्ग टाइम में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो इसलिए आप इस केस स्टडी से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीख सकते हो कि अगर आपको शेयर मार्केट से बहुत ज्यादा पैसे कमाने हैं, तो आप सोच समझकर अच्छे से एनालाइज करके अच्छे शेयर्स में पैसे लगाओ और उसे लंबे टाइम तक इन्वेस्ट करते रहो, क्योंकि जब आप लंबे टाइम तक इन्वेस्ट करोगे तभी आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा। और हाँ, डर की वजह से अपने पैसों को निकालो मत, और निकालो भी तो सोच समझ कर। लेसन नंबर 3, द रियल हैप्पीनेस। एंगस कैम्पबेल मिशिगन यूनिवर्सिटी के एक साइकोलॉजिस्ट थे। वो जानना चाहते थे कि आखिर लोगों को किस चीज से खुशी मिलती है, इसलिए उन्होंने एक रिसर्च किया और 1981 में पब्लिश हुई अपनी बुक द सेंस ऑफ वेलबीइंग इन अमेरिका में उन्होंने बताया कि अगर आपके पास बहुत ही ज्यादा पैसे हैं, पावर है, एक बहुत ही बड़ा घर है, मतलब एक लग्जरी लाइफ जीने के लिए जो कुछ भी चाहिए, अगर वो सारी चीजें आपके पास है, या अगर आपके पास एक अच्छी सैलरी वाली जॉब है और उससे आपको बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट भी मिलता है, तो ये सारी चीजें आपको खुशी नहीं दे सकती। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, ये सारी चीजें आपको खुशी नहीं दे सकती, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास ये सारी चीजें हैं पर फिर भी वो लोग खुश नहीं है।
तो आखिर आप कैसे खुश रह सकते हो, यानी आपको खुशी मिलेगी कैसे? इसके लिए वो अपनी बुक में बताते हैं कि अगर आपके जीवन पर, आपके समय पर आपका कंट्रोल है तो आप खुश रहोगे। यानी आपको जो कुछ भी करना है, जब करना है, जैसे करना है, जिसके साथ करना है, आप करना चाहते भी हो या नहीं करना चाहते हो, मतलब आपका जो दिल करता है उस हिसाब से आप अपनी लाइफ को जी सको। इसी से आपको सबसे बड़ी खुशी मिलती है और यही होता है रियल फ्रीडम। तो आखिर आप अपने समय पर, अपने जीवन पर कैसे कंट्रोल कर सकते हो? तो इसका आंसर है पैसों के थ्रू। ऑथर कहते हैं कि पैसे के पास वो ताकत होती है जो आपके समय पर आपको कंट्रोल देती है, जिससे आप अपने मन मुताबिक चीज़ों को कर पाते हो। ऑथर बताते हैं कि जब वो कॉलेज में थे तब वो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना चाहते थे, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा पैसे थे और उनको लगता था कि जब वो बैंकर बन जाएंगे तो उनकी लाइफ एकदम सेट हो जाएगी, वो एकदम अपने सपनों को जिएंगे। मतलब उनको 100% भरोसा था कि वो हमेशा खुश रहेंगे। पर जब वो बैंकर बने तब उनको पता चला कि बैंकिंग के इस जॉब से वो कभी भी खुश नहीं रह सकते। नो डाउट उस काम से वो बहुत पैसे कमाते थे, प्लस उस काम से लोग उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करते थे और वो वही जॉब कर रहे थे जिसे वो करना चाहते थे। यानी उस काम में वो पैशनेट भी थे, पर उनके जीवन पर, उनके समय पर उनका कंट्रोल नहीं था। वो अपने बॉस के गुलाम थे और इसी कारण से वो खुश नहीं रह पाते थे। और आज के टाइम में सेम ऑथर जैसी सोच मैक्सिमम लोगों की है। देखो आज के टाइम में मैक्सिमम लोग पढ़ाई लिखाई करके क्या करना चाहते हैं, जॉब ही करना चाहते हैं ना। और उन्हें लगता है कि अगर ये वाली जॉब उन्हें मिल गई ना तो उनकी लाइफ एकदम सेट है, वो हमेशा खुश रहेंगे। चलो मान लेते हैं कि आपको वो वाली जॉब मिल गई और आप उसे करना भी चाहते हो, आप उसमें पैशनेट भी हो और उसमें आपको अच्छी खासी सैलरी भी मिलती है और आपको रिस्पेक्ट भी मिलता है। पर अगर आपके समय पर आपका कंट्रोल नहीं है, यानी अगर आप अपने हिसाब से अपनी लाइफ को नहीं जी पाते हो, तो आप कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। यार आप खुद सोचो कि अगर कोई आपको 1 करोड़ रुपया पर मंथ सैलरी दे रहा है, पर 24/7 वो आपको अपने हिसाब से नचा रहा है, तो क्या आप कभी भी खुश रह पाओगे? नहीं ना। यूनाइटेड स्टेट वर्ल्ड के सबसे डेवलप्ड नेशन में से एक है, पर ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि 1950 के कंपैरिजन में आज के टाइम के जो अमेरिकन्स हैं वो पहले से ज्यादा खुश हैं। सच्चाई तो ये है कि वो लोग पहले से ज्यादा दुखी हैं। और केवल अमेरिका ही नहीं बल्कि हर एक देश का यही हाल है। 2019 में 140 देशों के 1.5 लाख लोगों पर एक रिसर्च हुआ, जिससे पता चला कि पिछले दिन 55% अमेरिकन्स ने बहुत ज्यादा चिंता में बिताया है, जबकि वर्ल्ड लेवल पे ये 35% था। 1955 में एक मिडिल क्लास फैमिली की जो इनकम थी, अगर हम उसमें इन्फ्लेशन जोड़ देते हैं तो वो $29,000 थे, जबकि यही 2019 में $62,000 से भी अधिक है। और हमारी सुविधाओं के लिए टेक्नोलॉजी ने कितना ज़्यादा डेवलप किया है ये आप देख सकते हो। यानी आज के टाइम में हमारे पास जितनी सुविधाएं हैं उतनी पहले के राजा महाराजाओं के पास भी नहीं थे, और नॉर्मल लोगों की तो बात ही छोड़ दो। पर फिर भी आज के टाइम में हम लोग पहले से ज़्यादा दुखी हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन पर, हमारे समय पर हमारा कंट्रोल नहीं है। आज के टाइम में हम जॉब कर रहे हैं या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे हमारे समय से हमारा कंट्रोल खत्म होता जा रहा है, और इसीलिए हम पहले से ज़्यादा दुखी हैं। वैसे इस चीज़ को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा और अपनी हिस्ट्री को समझना पड़ेगा। तो देखो, हम सभी लोगों के नाम के पीछे हम लोगों का कास्ट होता है ना, यानी सरनेम। जैसे कि मेरा यादव है, वैसे ही आपका भी कुछ ना कुछ होगा। तो पहले के टाइम में हमारे कास्ट के बेसिस पर ही हम लोगों का काम बटा हुआ था। जैसे कि मैं यादव हूँ, तो जितने भी यादव लोग थे उन लोगों का काम था गाय भैंस पालना, उन्हें चराना, गोबर फेंकना, दूध दही निकालना और दूध में थोड़ा पानी मिलाकर उसे बेच देना। और ऐसे ही सभी कास्ट के लोग अपना अपना काम करते थे, और जब उनके बच्चे पैदा होते थे तो वो भी वही काम करते थे। यानी सभी लोग सेल्फ एम्प्लॉय थे, जिससे उनके जीवन पर, उनके समय पर उनका कंट्रोल होता था, और इसीलिए पहले के लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। पर धीरे धीरे लोग सेल्फ एम्प्लॉय से एम्प्लॉय बनना स्टार्ट कर दिए, यानी जॉब करने लगे, जिससे उनको ज़्यादा पैसे तो मिले पर उनके समय से उनका कंट्रोल चला गया और अपने बॉस के गुलाम बन गए। तो आखिर कैसे हम खुश रह सकते हैं या कैसे हम फ्रीडम पा सकते हैं? तो देखो, हर एक इंसान के लिए खुशी का मतलब अलग अलग हो सकता है, और मुझे नहीं पता, और केवल मुझे ही नहीं, शायद आपके अलावा किसी को भी नहीं पता कि आपको खुशी किस चीज़ से मिलेगी। पर अगर हम ऐसे लोगों से जान पाए जिन्होंने अपनी लाइफ को बुढ़ापे तक जिया है, जिन्होंने पैसे कमाए हैं, जिन्होंने जॉब किए हैं, बिजनेस किए हैं, जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा गरीबी देखा है, स्ट्रगल करा है, मतलब उनके पास लाइफ को लेकर अच्छी खासी समझ है, तो शायद हमारे अंदर थोड़ी क्लैरिटी आ सकती है कि अगर हम लाइफ को कैसे जिए जिससे हम खुश रह सकते हैं। इसके लिए ऑथर कार्ल पिलमन ने 1000 बूढ़े लोगों पर रिसर्च किया, और उस रिसर्च में उनसे पूछा कि आखिर खुश रहने के लिए क्या करना चाहिए। उन 1000 लोगों में से एक ने भी यह नहीं कहा कि खुश रहने के लिए हमें ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, या बहुत ज़्यादा सैलरी वाली जॉब करनी चाहिए, या हमें बहुत ज़्यादा अमीर बनना चाहिए, या हमारे पास मांगी मांगी चीज़ें होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि खुश रहने के लिए लोगों के साथ हमारे अच्छे रिश्ते होने चाहिए, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करनी चाहिए, और हमें वो काम करना चाहिए जो हमें दिल से पसंद हो और जिसे करने में हमें मज़ा आता हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट, हमारे समय पर, हमारे जीवन पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए, मतलब हम जो चाहें, जैसे चाहें, जब चाहें वैसे कर पाएँ।
तो अब अगर हम केवल इस लेसन को समराइज करें तो देखो, आपके पास चाहे जितने पैसे हो जाएं, उससे आपको कभी भी खुशी नहीं मिलेगी अगर आपका समय आपके कंट्रोल में नहीं है तो। और ये भी सच्चाई है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो उससे आप अपने समय को अपने कंट्रोल में कर सकते हो। तो आखिर आज के टाइम में आप अपने समय को कैसे अपने कंट्रोल में कर सकते हो और कैसे आप बहुत ही ज़्यादा पैसे कमा सकते हो, तो इसके लिए मैं आपको 3 तरीके बताता हूँ। नंबर 1, आप छोटा या बड़ा अपना खुद का बिजनेस बनाने पर फोकस करो। नंबर 2, पैसिव इनकम के सोर्सेज बनाने पर फोकस करो। नंबर 3, आप कोई ऐसा काम करो जिस पर आपका कंट्रोल हो। वैसे और भी बहुत सारे तरीके हैं अपने समय को अपने कंट्रोल में करने के लिए। तो आखिर आपको कौन कौन से तरीके के बारे में पता है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। तो अब हम इस वीडियो की समरी देख लेते हैं कि आखिर हमने इस वीडियो से क्या क्या सीखा। तो नंबर 1, आप अपने पैसों को थोड़ा थोड़ा ही सही पर सेव करो। नंबर 2, आप अपने पैसों को लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट कर दो जिससे आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा। एंड लास्ट नंबर 3, आप कोई ऐसा काम करो जिससे आपके टाइम पर आपका कंट्रोल हो, तभी आप हमेशा के लिए खुश रह पाओगे। तो ये थे वो 3 इंपॉर्टेंट लेसन मॉर्गन हाउसल की बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी से। और हाँ, मैंने इस बुक के ऊपर जो 2 वीडियोस बनाई हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पर है, तो आप उन वीडियोस को भी जरूर देखना। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप मैंने इस वीडियो के थ्रू आपकी लाइफ में थोड़ी बहुत वैल्यू ऐड की हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए और वैल्यूएबल कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।